राधे राधे नाइनथीज लेके आ गए आपके लिए एक और चैप्टर, मोशन। फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत अच्छा लिखा है राहुल भैया ने, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। अगर हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, तो उसमें सबसे पहले हम इसी चीज की बात करते हैं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट पे। और ये बात सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बताना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आप कहां से देख रहे हो। जिस चीज को आप देख रहे हो सकता है वो मोशन में हो, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट बदलने पर वो चीज रेस्ट में लगने लगे। तो इस चैप्टर में हम ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जैसे क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, टाइप ऑफ मोशन, उनके ग्राफ, 3 इक्वेशन मोशन की, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, क्या होता है मोशन। मोशन का मतलब है यहां पर मूवमेंट। जब कोई चीज मूव करती है, जब कोई चीज मूव करती है और वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं मोशन। मान लो कोई चीज अभी थोड़ी देर पहले इस पोजीशन पे थी P1 पे, और उठ के वो इस पोजीशन P2 पे पहुंच गई, और उसको चलने के लिए टाइम लगा T। चलने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम लगा वो था T। तो चेंज इन पोजीशन टाइम के साथ ये कहलाता है हमारा मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। कुछ रुके हुए ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो उसको हम कहते हैं मोशन। तो यहां से हमने कहा कि मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। ठीक है, चेंज इन पोजीशन टाइम की रिस्पेक्ट में। तो मोशन का एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम। मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे रेस्ट का मतलब क्या है? अब जैसे ये घर है, ये एक पेड़ है, ये दोनों रेस्ट पे है। इनके कंपैरिजन में ये जो बर्ड है ये उड़ रहा है, ठीक है, ये जो फ्लाई है ये उड़ रही है, या ये जो आदमी है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आप ये कहोगे भैया यहां चेंज नहीं कर रहा है, ये तो हम सब कुछ स्टैटिक चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें जब इन रुकी हुई चीजों के कंपैरिजन में ये चीजें देखते हैं हम, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी, जैसे कोई उड़ने वाला पंछी, या कोई फ्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अब मान लो तुम बच्चे बैठे हो और बहुत देर से बैठे ही हो, टाइम चले जा रहा है। 9 बजे आप कहां बैठे थे? एक पोजीशन पे। 9:15 कहां बैठे थे? उसी पोजीशन पे। 9:30 कहां बैठे थे? उसी पोजीशन पे। तो टाइम चल रहा है, टाइम तो चल रहा है। 9 बजे, फिर 9:15, फिर 9:30, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। आप जहां बैठे हो वहीं बैठे हो। आधा घंटा बैठ के आज आपने सोचा कि भैया का लेक्चर लगाएंगे और फिजिक्स के कंसेप्ट ठीक करेंगे, तो उस चीज में आपने ये देखा कि आप उस वक्त आधे घंटे रेस्ट पे थे। इसी के इसी के अगेंस्ट में बात करता हूं कि आप 4 बजे से 5 बजे तक क्लास में बैठे थे, सचिन सर का लेक्चर ले रहे थे। ठीक है, सचिन सर के लेक्चर के बाद 5 बजे आप क्लासरूम से बाहर निकले, और क्लासरूम से जब बाहर निकले तो वहां से चल के आप गए अपने घर। अब क्लासरूम से लेके घर तक जब आप गए तो वहां पर आपकी पोजीशन P1 से P2 तक चेंज हुई। वहां पे टाइम T1 से T2 तक चेंज हुआ। तो आप कहोगे कि आपने मोशन किया। और जब आप यहां क्लास में बैठे थे तब आप रेस्ट पे थे। तो अब आपको इस एग्जांपल से थोड़ा सा रेस्ट और मोशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आगे चलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है
डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है जो आप ट्रेवल करते हो लेंथ, एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ की फॉर्म में किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। मान लो ये एक पॉइंट है आपका घर, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा सेंटर, ठीक है। तो आपने कहा भैया मेरा जो घर है ना, मैं वहां से जाता हूं इस गली पे, फिर यहां जाता हूं, फिर उसके बाद ऐसे जाता हूं, फिर ऐसे जाता हूं, फिर ऐसे जाता हूं, फिर ऐसे जाता हूं और फिर यहां पहुंचता हूं आपके सेंटर पे। तो मैं पहले चलता हूं 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, ऐसे करते करते जब मैं आपके पास पहुंचता हूं तो करीब करीब 800 मीटर में डिस्टेंस चल लेता हूं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं? 800 मीटर। अब तुमने कहा भैया बीच में ना बहुत सारे घर आते हैं, बहुत सारी गलियां ब्लॉक है, उसकी वजह से हमें ये चल के आना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर आ जाए स्पाइडरमैन की ताकत तो आप सीधा यहां से यहां पहुंच जाओगे। इसे आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे यहां पे इस फिगर में देखें हम, तो यहां पे ये बच्चा इस तरीके से अपना रूट लेके आता है, क्योंकि ये इसके पास वैलिड रूट है, तो ये कहलाया इसका डिस्टेंस। अगर ये किसी तरीके से यहां से आ जाता तो ये बन जाता डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन जाता? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो हमने कहा कि हम जब किसी गांव से आते हैं तो बीच में एक बड़ा सा पहाड़ पड़ता है और उस गांव से हमें ऐसे करके रूट बना के यूं आना पड़ता है इस वाले गांव में। ये फर्स्ट और ये है सेकंड। फिर किसी ने अपना दिमाग लगाया और इसके अंदर एक टनल बना दी और अब यहां से लोग आने लग गए। तो जो पहले 2.5, 3, 4 घंटे लगते थे, अब उसकी जगह सिर्फ आधे घंटे में काम हो गया। तो वो टनल वहां पर इसलिए बनाई गई जिससे डिस्प्लेसमेंट आ जाए, जिससे कम टाइम में आप उतना ही उसी पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाए। मैंने पोजीशन चेंज नहीं करी। पोजीशन में हम ये चीज कह सकते हैं, ये है पोजीशन 1, ये है पोजीशन 2, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ कवर किया है, टोटल पाथ, वो होगा उसका डिस्टेंस। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा पॉसिबल पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। विच पाथ इज डिस्प्लेसमेंट? अब इनमें से कौन सा पाथ डिस्प्लेसमेंट है? अगर मैं पाथ 1 देखूं तो ये यहां से गया, फिर ये यहां से गया और एक यहां से गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा पाथ जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो कौन सा है? या सबसे छोटा पाथ जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो है पाथ 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ है वो पूरा का पूरा कितना ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। जो सबसे छोटा पाथ पॉसिबल है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड करते हैं हम, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। डिस्टेंस आपका हमेशा जुड़ता रहता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में चले जाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। मान लो कोई यहां से गया और यहां पे पहुंचा एक से दूसरे पर, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ और लेसर देन, हमेशा ही उससे कम होगा।
और डिस्टेंस या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, अब बच्चों ने बोला भैया ये वेक्टर क्या होता है। देखो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 5 किलोमीटर चलो, रोज चलो, तो आप कहीं जाते थोड़ी हो। ठीक है, आप 5 किलोमीटर घर से निकल जाते हो, टहल के वापस आ जाते हो, तो वो 5 किलोमीटर हो गया, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा, जब आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, जब आप घर पे होते हो, बेटा घर से आप क्लास लेने जाना है अभिषेक शर्मा क्लासेस पे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन गई। आपने कहा भैया घर से कहां जाना है, एएस क्लासेस पे। आपने कहा नहीं भैया मैं एएस क्लासेस पे नहीं गया, मैं कहां चला गया, मैं मोमोज खाने चला गया। तो क्या वो डायरेक्शन ठीक है? नहीं। तो जहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब आपको नहीं भैया ये भी 2 किलोमीटर दूर था, मैग्नीट्यूड तो इसका भी 2 किलोमीटर था, इसका भी 2 किलोमीटर था, दोनों की डायरेक्शन थोड़ी सेम थी। आपको जाना था इधर, चले गए उधर। ठीक है, यहां पे अच्छा ज्ञान मिलता, वहां खराब सेहत मिली है, तो दोनों एक जैसी बातें कैसी हो सकती है? ठीक है, एक बार जल्दी से इस पेज को रीड करो, वही वाली चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, वीडियो को पॉज करो, पूरा का पूरा पेज रीड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब वो कहता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम वजन मेजर कर सकते हैं? मास, वेट, हाँ मेजर कर सकते हैं। पेंसिल, पेन, ये मेजर कर सकते हैं, हाँ। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी मेजर कर सकते हैं? हाँ, जूल में मेजर करते हैं हम। कैलोरी में मेजर करते हैं कि भाई आज मैंने इतनी कैलोरी बर्न करी, तो वो एनर्जी है। और डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड, मिनट, आवर में मेजर कर सकते हैं। तो ये सब मेजर होने वाली चीज है। लेकिन हम सोच रहे हैं इसको किस में मेजर करेंगे, इसका मतलब सोचना नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, सोचना नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग्स, आज मैं बहुत खुश हूं, कितना खुश हूं, 300 ग्राम खुश हूं, तो ये बात गलत है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर जो चीज की जा सकती है उसकी यूनिट भी बन सकती है। ठीक है, तो जो चीज मेजर की जा सकती है उसकी यूनिट भी बन सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है तुम्हारी, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो तरीके की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखे वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स दे रखे मैंने स्केलर क्वांटिटी के, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर वगैरह वगैरह। और यहां पर क्या क्या चीजें हैं? डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह वगैरह। जल्दी से एक बार इनको देखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? अच्छा, एक केस अगर मान लीजिए ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और यहीं पे ही कोई चीज वापस आ जाए, यानी कि यही आपकी फाइनल पोजीशन बन जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो उसका मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? जीरो। जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। फिर वही वाली बात, आप अपने घर से चले, ठीक है, 4 बजे चले, 4:15 पे आपकी क्लास थी, क्लासेस में गए, 5:15 पे छुट्टी हो गई। अब वापस जैसे आए थे, फिर अपना बस्ता पैक किया, वापस चले गए और 5:30 बजे घर पहुंच गए। तो मैंने आपसे पूछा 1.5 घंटे में जो आप आए गए वापस आए, उस पूरे दौरान आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आपने कहा भैया मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाते वक्त x और आते वक्त x, मेरा टोटल डिस्टेंस हुआ ये। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आ गया। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट के नाम पे जीरो, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डबल हुआ, आने का अलग और जाने का अलग। तो इससे हमें पता चला कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से गए थे।
ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? जब हम अपनी डायरेक्शन गलत लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा ये आपकी P1 पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और आपकी फाइनल पोजीशन P2 ये है। अगर आप इसकी जगह इस डायरेक्शन में चले गए तो इस वक्त आपकी डायरेक्शन उससे बिल्कुल उल्टी है जहां आपको जाना था, तब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। अगर आपका पोजीशन चेंज करना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो आप नेगेटिव जा रहे हो। मान लो ये 0 है और ये जहां तक चलता हूं मैं उसके बाद ये 10 है। अगर आप यहां खड़े हो 1 मीटर इधर, तो एक्चुअल में आप 11 मीटर दूर हो चुके हो। इसका मतलब आप -1 डिस्प्लेसमेंट पे खड़े हो। अगर आप और दूर खड़े हो यहां पर -5 डिस्प्लेसमेंट पे, इसका मतलब अब आपका डिस्टेंस हो चुका है करीब 15। समझे? तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप जहां से जहां जाना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बजाय फाइनल से उल्टे डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है। अब वो कहता है फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो मैं चला 6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना चला मैं डिस्टेंस चला 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर। और अगर मैं ए से लेके सी तक डायरेक्ट चला गया तो वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वो है आपका एसी। अब आपको कभी एसी कैसे निकाले? पाइथागोरस लगा सकते हैं, आपने पढ़ रखा पाइथागोरस कि एसी का स्क्वायर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल। तो एसी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कितना है? ये आया आपका 100, मतलब 10 मीटर। अब चेक करो, चेक करो और इसको नोट करो। आई बात समझ में? चलिए आगे। चलो अब देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है। सर्कुलर पाथ में एक रेडियस होता है। ठीक है। ये रहा आपका रेडियस। अब वो कहता है वो पार्टिकल मूव करता है हाफ ऑफ द सर्कल। वो यहां से चलता है और यहां से उठ के यहां पहुंच जाता है। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर। चलिए, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मिनिमम आर प्लस आर। और डिस्टेंस कितना हुआ? और मैं डिस्टेंस भी दिखाता हूं आपको। ये इसका डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस कितना है? अगर मैं पूरा लेता हूं तो होता है 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है उसका, तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो गया? पाई आर। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है यहां से पी से और सर्कुलर पाथ में क्यू तक जाता है, यानी कि सिर्फ 1/4 चलता है, तो क्या करोगे आप? तो डिस्टेंस कितना होगा? अब डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर का चौथा हिस्सा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। अब ये कितना है भैया? अगर ये आर है तो ये भी तो आर है। फिर से पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। अब जो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने कहा पी क्यू। पी क्यू कैसे निकालोगे? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना हुआ? ये तो 2 आर स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां अंडर रूट आ जाएगा। इसको बाहर ले जाऊंगा तो ये √2r बन जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पर? √2r मीटर। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिया हमने। फिर वही वीडियो को पॉज करो,
नोट करो और आगे चलो। चलिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर मैं इनकी रेशियो करूं, तो वो 1 से या तो छोटी होगी या बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस की रेशियो हमेशा इक्वल या लेस देन 1 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। In which of the following case of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? एक कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, एक कार है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे। स्ट्रेट रोड पे तो होगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं होगा। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, नहीं होगा। अगर कोई पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो अगर आप इस पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो ये गया, ये वापस आया, ठीक है, जहां से चला था यहां गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यहां तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकता, और जो चक्कर काट रही है ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अगर कोई चीज लीनियरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, लीनियर सीधा, तो ही आपका डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। समझे? आगे, a farmer move along the boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minute 20 second? अच्छा भैया देखिए, ये हुआ आपका 10 मीटर का फील्ड, एक चक्कर, 2 3 4, ये स्क्वायर फील्ड बन गई जो सब तरफ से 10 मीटर की है। ठीक है, उसको 10 मीटर चलने में 40 सेकंड लगते हैं। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट प्लस 20 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये कितना बना आपका? 140 सेकंड। 140 सेकंड उसके पास पूरा टाइम है। ठीक है, तो वो एक लाइन चलता है 40 सेकंड में, तो वो कितनी लाइनें चल लेगा 140 सेकंड में? चलिए देखते हैं। 140 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 40 से, तो यहां पे 3 पे तो पूरा कट रहा है, वो 3 साइड चलता है, बचता कितना है? 20 मीटर। समझ रहे हो? 20 मीटर का मतलब हाफ साइड। अब समझो, अब वो 40 सेकंड में यहां से लेके यहां तक आता है। वो जब 0 से स्टार्ट करा उसने, 40 सेकंड में यहां पहुंचा, प्लस अगले 40 सेकंड में यहां पहुंचा, ठीक है 80 सेकंड हो गए। फिर अगले 40 सेकंड में यहां पहुंचा, 120 सेकंड हो गए। फिर टोटल कितना था? 140 सेकंड। फिर अगले 20 सेकंड में वो आधे रास्ते तक आ गया। 40 सेकंड में पूरा चलता है, 40 सेकंड में इतना चलता है, तो 20 सेकंड में आधा चलेगा, 10 सेकंड में उसका भी आधा चलेगा। तो मैंने कहा यहां तक आ गया। अब वो चला कहां से? वो चला पॉइंट ए से और पहुंचा पॉइंट बी तक। ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। मैं काम करता हूं, आपको बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस से और डिस्टेंस को हम एस से दिखाएंगे, छोटे एक्स से। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है ये? 10 मीटर की तो पूरी लाइन थी, हाँ, तो 10/2 5 मीटर। और डिस्टेंस कितना है भाई? वो
कितना डिस्टेंस चला, 40 मीटर, 10 मीटर सॉरी, 10 मीटर 40 सेकंड में, फिर अगले 40 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 40 सेकंड में 10 मीटर, प्लस लास्ट में वो चला 5 मीटर, यानी कि 35 मीटर। आप समझो इस क्वेश्चन को, समझो, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए आगे चलते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी एक सेकंड में। मान लो आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में, तो आपकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, तो आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, वो होती है आपकी स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। याद रखना, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी है मीटर, स्पीड स्मॉल एस से दिखाते हैं, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ऐसी एक चीज आने वाली है अभी, वेलोसिटी, उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। वेलोसिटी है डिस्टेंस नहीं, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। यूनिट इसकी वही है मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। समझे? तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। आगे चलते हैं। फिर वही वाली बात, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने चेंज देखा था या डिफरेंस देखा था, वैसे इसमें देखेंगे। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर होती है। ये कैसी होती है? स्केलर। और स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। और वेलोसिटी जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इस पेज को रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकेंड। अच्छा, चलिए पहले हम इस बात को समझ ले, ये किलोमीटर होता क्या है। देखिए, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। 10 की पावर 1 का मतलब 10 यानी कि डेका। 10 की पावर 2 का मतलब 100 यानी कि हेक्टा। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, इसी को बोलते हैं हम किलो। अब अगर किलो लग गया किसी के साथ, इसका मतलब वो 1000 है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 किलोमीटर, तो उसका मतलब 1000 मीटर। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1 हेक्टा सेकंड मतलब 100 सेकंड। तो ये होती है आपके मैट्रिक्स जो आपको याद होनी चाहिए। अब बारी आती है, क्या छोटे भी होते हैं ये? क्या ये मैट्रिक्स छोटे भी होते हैं? हाँ होते हैं। देखो, एक तो हुआ आपका डेका, एक हुआ आपका हेक्टा, एक हुआ आपका किलो। 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000। और अगर इससे भी ऊपर जाना है तो वो होगा आपका मेगा। मेगा को हम
मिलियन भी बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा कि भाई फलाना बंदे के इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो उसका मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, अब बारी आती है डेसी। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, 1/10। सेंटी, सेंटी बहुत सुना होगा आपने, सेंटीमीटर में सुना होगा, 10⁻², 1/100। मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻3, 1/1000। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मिलीमीटर, तो उसका मतलब है 10⁻³ मीटर। एक होता है सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। एक हो जाएगा आपका डेसीमीटर, 10⁻1 मीटर। जरूरी नहीं है मीटर ही हो, मिली सेकेंड भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, मिली जूल भी हो सकता है। इनके बारे में आप खुद लिखोगे और मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये पावर पॉजिटिव में और ये पावर नेगेटिव में। जल्दी से इसको पढ़ो, फिर मैं वापस जाता हूं पीछे। इसी तरीके से आप यूनिट ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम की यूनिट जो होती है वो 60 से चलती है। देखो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और जैसा कि अभी बताया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। ऐसे ही एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24। और अभी बताया 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। कितने होते हैं आप मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। अब वो कहता कन्वर्ट करो कुछ किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में। तो मैंने कहा भाई किलोमीटर को खोलते हैं, पहले किलो को लिखा मैंने 1000 मीटर, और अपॉन में था आर। आर का भी मैंने आपको बताया था 3600 सेकेंड। अगर मैं ये 2 जीरो कट कर दूं तो ये बचता है 10/36। इसको कट कर दूं तो 5/18। तो अगर आपने किसी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किलोमीटर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा अगर इधर जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपको किसी यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। और अगर इसका उल्टा आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। क्लियर? इस पेज पे लिखी बातें सारी पढ़ो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, कन्वर्ट करो स्पीड को 54 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 कर दो, 18 को हम काटे तो 3 पे जाता है, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर आ गया। चेंज करो स्पीड को 6 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। इस बार 18/5 कर देंगे। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ये, सीधा सीधा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18×5 = 90, हाँ 108, 2, 1, 3, 6 मीटर, किलो मीटर पर आवर। ये लो, लगा दो इसको। फिर वही वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ओडोमीटर ऑफ कार, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है, और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ठीक है, वो कहता है हमें ने ये देखा कि हमारा इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 2000, जब शुरू शुरू में हमारी गाड़ी चालू हुई थी, और हम जब फाइनली पहुंचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो चुका था, 2400 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहता है इस सब में टाइम कितना लगा, 8 घंटे। 8 घंटे टाइम लगा। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार।
तो एवरेज स्पीड क्या होगी, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी कि 2400 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 8 आर। ऊपर किलोमीटर है, नीचे आर है, यूनिट हमारी किलोमीटर पर आर में आएगी। 400/8 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अच्छा 50 आ रहा है, हाँ, 8×5 = 40, हाँ 50 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, अगर आर को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो उसकी पावर आप -1 लिख सकते हो। ठीक, अब वो कहता है इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट करके लिखो यहां पे और कमेंट में इसका आंसर भेजो। पढ़ो पूरे पेज को। चलिए आगे चलते हैं। ये ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि 300 मीटर चल गई, 400 मीटर चल गई। जैसे एक स्पीडोमीटर होता है वैसे ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर हमारा टोटल पाथ जो चला है, जो हमारा जब टायर चलता है और उससे वो ओडोमीटर चलता है तो वो बताता है कि भाई हमारी गाड़ी कितना चली है। विष्णु स्विम करता है 90 मीटर लॉन्ग पूल में। वो कवर करता है 180 मीटर 1 मिनट में। तो अब आपके पास डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब वो कह रहा है वो 90 मीटर का पूल है भाई, ये है उसका ए पॉइंट, वो जाता है बी पॉइंट तक फिर वापस आता है, 90 मीटर आगे जाता है और वापस 90 मीटर आता है। अच्छा, सी पॉइंट तक आते आते, तो जब वो जाता 90 मीटर और वापस आता 90 मीटर है, उसमें उसका डिस्टेंस कितना होता है 180 मीटर, लेकिन उसी वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 मीटर, क्योंकि जहां से वो गया था वापस घूम के वहीं आ गया। तो फिर वही बात, डिस्टेंस कितना था हमारा 90 + 90 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 - 90। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब आपकी स्पीड कितनी हुई, स्पीड को छोटे एस से दिखाते हैं, स्पीड कितनी हुई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 180 बटे में कितना टाइम है 60 सेकेंड 1 मिनट, मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी और उसकी वेलोसिटी कितनी थी डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम 0 बटे में 60 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करो, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चल रही हो तो, नॉन यूनिफॉर्म हो तो बात दूसरी है। एवरेज वेलोसिटी आपकी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब अपना आधी जर्नी यानी कि जो उसका टोटल डिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि जी एक्स है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स। अब इसमें से वो जो आधी जर्नी यानी कि x/2 चलता है वो किस स्पीड से चलता है 40, और जो बचा हुआ x/2 चलता है वो किस स्पीड से चलता है 20। ठीक है, तो यहां पर टाइम कितना लगा पहले और टाइम कितना लगा बाद में। तुम जानते हो टाइम क्या होता है, इधर आ जाओ। स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम 1 के लिए कितना हुआ, टाइम 1 के लिए हुआ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x बाय 2 अपॉन में स्पीड, और यहां कितना हुआ x बाय 2 अपॉन में स्पीड। ठीक, तो यहां से टाइम कितना आता है आपका x बाय 80, और यहां से टाइम कितना आता है आपका x बाय 40। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को देखो, अब बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर मैं ऊपर जोड़ दूं तो क्या आता है मेरे पास x, नीचे जोड़ दूं तो क्या आता है ठीक है, तो ये आई आपकी एवरेज स्पीड। समझो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे, अ कार ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ विद स्पीड 40 एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड 60। ठीक है, अब फिर वैसा ही क्वेश्चन आया जैसे अभी आया था, वो 20 और 40 का था। फिर से हमने टोटल डिस्टेंस ले लिया x, दो हाफ कर दिए x बाय 2 x बाय 2। तो फिर से हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मुझे फिर से वो टोटल टाइम निकालना है। अब इसके लिए स्पीड दी है आपको फर्स्ट हाफ 40 और सेकेंड हाफ 60। ठीक, अगर मैं 40 की स्पीड लेता हूं तो मेरा टाइम फर्स्ट हाफ के लिए कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और सेकेंड हाफ के लिए कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगेन इस दोनों को उठा के मैं यहां रख दूंगा, तो ये तो हो गया आपका x बाय टू, एक्स बाय टू एक्स हो गया, और ये हो गया आपका x बाय 2, अगर 40 से मल्टीप्लाई होगा 80 बन जाएगा, 2 अगर 60 से मल्टीप्लाई होगा 120 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा आपका। ये x अगर आपको ये लेना नहीं आता, इन दोनों का एलसीएम लो, दो सौ चालीस को ऊपर ले जाओ, ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर में। लगाओ इसको, आगे चलते हैं। A train travels some distance with speed 30 km per hour, return with speed 45 km per hour. Calculate the average speed of train. ठीक है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और वापस आती है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो दोबारा एक्स ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जाती है वो 30 किलोमीटर पर आवर से और आती है वो 45 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, ये आपकी S1, ये आपकी S2। फिर से टाइम 1 और टाइम 2 क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। समझो इस बात को, ठीक है। इस बार मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं,
पिछले 2 में करा दी थी, तो इसको आप खुद करना है एवरेज, ठीक है। 30 और 45 का एलसीएम लो, बनाओ क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम कहेंगे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब कोई चीज चल रही होती है और चलते चलते उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती जाती, वेलोसिटी बढ़ती जाती, उसे कहते हैं एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद टाइम। एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? अब देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड। अब ये मत कर देना भैया मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड गया तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचेगा फिर से मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड। तो आपका आंसर आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। एक बात यहां पर भी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ए है आपका एक्सेलरेशन। समझो इस बात को। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। पढ़ लो पहले इसको, रीड करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बारी आती है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज विद टाइम एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर इसी मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और अगर वेलोसिटी घट रही होती है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। दिखाया ये जैसे कि भैया मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं क्योंकि मेरी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और स्लो डाउन करेगा तो वो एक्सेलरेट, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज़ आई एम, वो कह रहा है यहां पर भी एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे 10 10 10 10 10 10 10 लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन चेंज होने के क्या क्या पॉइंट हुए? एक्सेलरेशन कब कब होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो, या जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो, या जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो पर डायरेक्शन बदले, पर डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज होने से भी, डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होना भी हम काउंट करेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। अब बता रहा है वो वी वेलोसिटी है। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम एक्सेलरेशन इज नेगेटिव यानी कि रिटार्डिंग एंड द मोशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेटेड मोशन। आगे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वर्सेस डी एक्सेलरेशन, अब इन दोनों के बीच में वो एक डिफरेंस दिखा रहे हैं। एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है स्पीड को, डी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है स्पीड को। शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वो कह रहा है अगर हम ये देखें, मान लो कोई चीज इस तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी इधर लग रही है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है, तो उसकी इधर वेलोसिटी पहले 10 थी तो फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी, तो एक्सेलरेशन अगर उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर बढ़ रही है, तो पहले उसकी स्पीड 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 5 हुई, फिर 3 हुई और फाइनली हो सकता है 0 भी हो जाए। तो ये है आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो वो इंक्रीज करेगा वेलोसिटी को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो डिक्रीज करेगा वेलोसिटी को। पहले पढ़ लो इस पेज को। अब इधर आ जाओ, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है?
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब हम सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करते हैं। मैं अगर हर 2 मीटर 2 सेकंड में ही ट्रेवल करता रहा तो मेरी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन होगा 0। अब वो क्या कहता है, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल में भी। वो चाहे कितना भी छोटा इंटरवल क्या क्यों ना हो, लेकिन इक्वल टाइम पे होना चाहिए। जैसे हर 2 सेकंड में ये 4 मीटर चलता है, तो इसका मतलब इसका इसका यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का एक और मतलब है कि उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं हो रहा और स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अब पक्का आपका एक्सेलरेशन, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अब पक्का आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ रहा है। तो स्पीड कभी 40 होती है, कभी 50 होती है, कभी 60 होती है, कभी 30 होती है। तो जब वो बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब गिर जाती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वो कहता है 2 बजे से 3 बजे यानी कि 1 घंटे में उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर, फिर उसके बाद उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर, ये तो घट रही है। फिर उसके बाद उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर। तो जब 60 से 40 पे आया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, जब 40 से 50 पे गया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। लेकिन ये सारा का सारा मोशन बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं था, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट या फिक्स ना हो और एक्सेलरेशन 0 ना हो तो उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल unequal distance in unequal interval of time, no matter how small these intervals may be। ठीक है, अगर एक फ्रीली बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, बिल्कुल सही है। जब कोई बॉल, मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था, जब कोई बॉल फ्री फॉल गिरती है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से हो सकता है वो पहले सेकंड में करीब 10 मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड में और ज्यादा चले, फिर तीसरे सेकंड में और ज्यादा चले और उसका डिस्टेंस हर सेकंड में बढ़ता जाए। चलिए, a bus decrease a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds, find the acceleration of bus। तो बताओ उस बस का एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम या चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल स्पीड है उसकी 60, इनिशियल स्पीड थी उसकी 80, टाइम उसको लगा है 5 सेकेंड। तो यहां पर आएगा 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 बाय 5, यानी कि माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब उसका एक्सेलरेशन गिर रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पहले इसको पढ़ लो बेटा, फिर वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है जो स्टार्ट करती है रेलवे स्टेशन से, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। ठीक है, स्टार्ट्स का मतलब है उसने स्टार्ट किया था 0 से, तो उसकी स्पीड जो थी इनिशियली वो थी 0। फाइनली स्पीड कहां तक पहुंच चुकी है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया उसने, 10 मिनट। अच्छा एक बात सुनो, अगर टाइम मिनट में है तो आप उसको आर में कन्वर्ट कर सकते हो, फाइंड एक्सेलरेशन, या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं दोनों तरीके करके दिखा देता हूं। अगर टाइम को आर में कन्वर्ट करना है तो मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/6 आर। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, 40 किलोमीटर पर आर डिवाइड बाय 1/6 आर। तो ये तो आर का स्क्वायर हो गया, तो 40/6 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। एक बात, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि इस स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और टाइम आपका हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट 60 से मल्टीप्लाई होके।
अब आपकी जो एवरेज स्पीड एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा v माइनस यू बाय टी। v कितना है आपका, 4 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 माइनस 0 बाय 600 सेकेंड। ठीक है, इसको इससे काटते हैं तो आपका आता है 3। ये लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देखो, यूनिट का ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि ऊपर टर्म चल रही हो किलोमीटर पर आवर, नीचे चल रही हो मीटर पर सेकेंड और आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत है, या आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मिनट में था, ये किलोमीटर पर आवर में था और आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो वो आंसर गलत माना जाएगा। फिर वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, a scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड just after the start। ठीक है, it takes 20 सेकेंड to stop। अच्छा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 2 केसेस। ठीक है, पहला केस, केस 1। केस 1 में क्या कहता है वो कहता है वो 36 किलोमीटर की स्पीड ले लेता है। इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था। फाइनली स्पीड कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में, सिर्फ 10 सेकंड में। अब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि आसान भी है कैलकुलेशन। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब एक्सेलरेशन कितना होता है, v माइनस यू बाई टी, 10 माइनस 0 बाय 10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है केस 1 में जब वो जा रहा था। केस 2, केस 2 में उसे 20 सेकंड लगे। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, अब 40 किलोमीटर पर सेकंड थी। गया, हाँ 36 ही थी, 36 थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया 36 का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितनी है, वो रुक गया। स्टॉप का मतलब है 0। स्टॉप का मतलब क्या है, 0। अगर वो स्टार्ट करता है तो भी मतलब 0, और अगर वो जाके रुक जाता है तो भी 0। तो एक्सेलरेशन इस बार कितना हुआ, a2 बोल रहा हूं मैं इसको, v माइनस यू बाय टी। टाइम कितना लिया उसने, 20 सेकेंड। तो आपका आया 0 माइनस 10 बाय 20, तो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझो इस बात को, चलिए आगे चलते हैं। ग्राफ, अब बात आती है हमारे अगले टॉपिक की, इसे हम कहते हैं ग्राफ। ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करता है मोशन को। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ग्राफ का मतलब है किसी चीज को कंपेयर करना। यहां पर हम वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपने मैथ में भी पढ़ रखा है। वाई एक्सिस का मतलब ये एक्सिस हो गया आपका, और एक्स एक्सिस का मतलब हो गया ये एक्सिस। अब इस एक्सिस पे मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रखूंगा और इस एक्सिस पे भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रखूंगा और उसको कंपेयर करूंगा। यहां मैंने अभी इसको नाम दिया है वाई एक्सिस और इसको नाम दिया है मैंने एक्स एक्सिस, और बीच में ये जो चीजें मैं बनाऊंगा ये सब है स्लोप। स्लोप 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे अभी। अब जो आपका ग्राफ है इसका मतलब क्या है, कंपेयर करना। कंपेयर करो दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, चलिए ये स्लोप वाली बात समझ आ गई बेटा। तो वो कह रहा है अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें तो वो दो चीजें क्या हो सकती है। अभी इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी आती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन। इन सब को हम कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई हमारी, टाइम।
चलिए अब बारी आती है स्लोप की। स्लोप का मतलब क्या होता है? वैसे आपने सुना होगा स्लोप का मतलब होता है तिरछा, तिरछा ऐसे स्लांट। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको कुछ स्लोप बना के दिखाता हूं। अगर मैं आपको एक ये स्लोप देता हूं, एक ये स्लोप देता हूं और एक ये स्लोप देता हूं, तो इस स्लोप का मतलब क्या है कि यहां पर ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। यहां पर वाई एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस में नो चेंज, तो वाई एक्सिस आपका कांस्टेंट हो गया, वाई एक्सिस। और यहां पर एक्स एक्सिस में नो चेंज, और यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ चेंज, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये बातें हैं यहां पर आपकी। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि एक केस ये है, तो इसका मतलब है y में कोई चेंज नहीं हो रहा। एक केस ये है, इसका मतलब है x में कोई चेंज नहीं हो रहा। दो बातें हो गई। और इसका क्या मतलब है, x और y एक साथ चेंज हो रहे हैं। ये इसे हम यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, अभी धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या है, ये भी x और y एक साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है यहां पर y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अगर मैं y एक्स को x एक्सिस के साथ डिवाइड करता हूं तो मुझे स्लोप मिलता है। अभी धीरे धीरे करके हमारे बहुत सारे स्लोप आएंगे। और एरिया ऑफ ग्राफ में हम क्या करते हैं, y एक्सिस को x एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y एक्सिस मल्टीप्लाई में x एक्सिस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एरिया निकालो इस ग्राफ का, तो आप कहोगे भैया मैं इसका एक ट्राइंगल बनाऊंगा और उसमें उसका एरिया निकाल दूंगा। जो एरिया आएगा वो होगा y एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी और x एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो आपका y एक्सिस क्या है, y एक्सिस है डिस्टेंस, x एक्सिस क्या है, x एक्सिस है टाइम, स्लोप क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है भैया ने, स्लोप, स्लोप है इस ग्राफ का y एक्सिस बाय x एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब क्या है, वो बन गया आपका इस ग्राफ का स्लोप, स्पीड। ठीक, एरिया ऑफ ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ग्राफ आप कह सकते हो डिस्टेंस मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक, अब वो कहता है अगर बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे इसका मतलब उसकी उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां से लेके यहां तक टाइम तो चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। टाइम चेंज हो रहा है, हो रहा क्या लिख दिया मैंने, पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। समझो इस बात को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When the body is in यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो डिस्टेंस और टाइम साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा एक काम करो, आप ऐसे लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहां पर आप डिस्टेंस देखो, पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर और चौथे सेकेंड में भी 5 मीटर। ठीक है, हर एक सेकंड में 5 5 5 5, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 5 और 5 10, तीसरे में 5 और 5 15, 10 और 5 15, और चौथे में 20। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करके मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मेरी स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो ठीक है, या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कुछ भी कर लो, आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो जब
सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो सेम टाइम में, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन आती है ये, इस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है, इस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन जो ओरिजिन से 45 डिग्री पर जा रही हो। ठीक है, समझो इस बात को। चलिए, मैंने बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले 1 सेकंड में कितना चला वो, 1 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में कितना चला वो, 5 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में कितना चला वो, 10 मीटर। बात तो सोचने वाली है, पहले थोड़ा सा चला, फिर ज्यादा चला, फिर ज्यादा चला, तो उसकी स्पीड तो बढ़ रही है और यहां उसकी स्पीड घट रही है। कंटिन्यूअसली इंक्रीज और कंटिन्यूअसली डिक्रीज दिखाता है एक्सेलरेशन। जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, जब कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है तो उसको डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। समझो इस बात को। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो स्लोप क्या होगा। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप होगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और एरिया क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इस बार हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करूंगा। समझे। आगे चलते हैं। जब जब सेम वेलोसिटी चेंज हो रही हो सेम टाइम पे, जैसे ये 5 मीटर की वेलोसिटी थी पहले 1 सेकंड में, अगले सेकंड में ही वो 10 मीटर की स्पीड बन गई। ठीक है, उसके अगले 10 सेकंड में वो 15 की स्पीड बन गई। तो वो हर 1 सेकंड में 5 5 5 5 की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर एकदम से गिर गया, फिर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर एक्सेलरेशन पहले बढ़े फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो, और एक साथ बढ़ता रहे तो यूनिफॉर्म हुआ। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ऐसे जाए तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिर्फ ये है जब सेम स्पीड चेंज हो सेम टाइम पे, हर 1 सेकंड में एक जैसी स्पीड चेंज हो रही हो। When body is deaccelerating तो वेलोसिटी कम होती है। जैसे मान लो ये वेलोसिटी 40 थी, थोड़ी देर बाद 30 हो गई, उसके थोड़ी देर बाद 20 हो गई, और उसके थोड़ी देर बाद 10 हो गई, और फाइनली 0 हो गई। तो ये डी एक्सेलरेट कर रही है, ये ग्राफ आपका डी एक्सेलरेट कर रहा है। आगे देखते हैं। अब वो कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, यहां पर ये इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी 0 तो नहीं है। अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली चल रहा है। ठीक है, तो वो कहता है ये कैसा मोशन है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट नहीं है। अगर यहां पर v की जगह पोजीशन होता तो रेस्ट होता। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं। इस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आप इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। इस वक्त एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, मैं आपको एक पूरी वीडियो अलग से ग्राफ पे ही बना दूंगा, ये वन शॉट है, इसमें सारी बातें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ को बना दूं। चलिए एक पेज लेता हूं मैं, अगर मैं कुछ ग्राफ लेता हूं ये
और यहां पर मैं लेता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उस वक्त ये क्या है, ये है रेस्ट। इस वक्त इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एक बार इसको कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है, अगर मैं आपसे कहूं ये कैसा ग्राफ है, ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर मैं कहूं ग्राफ ऐसा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब टाइम चेंज ही नहीं हो रहा था, तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम चेंज ना हो रहा। इसी तरीके से अगर ग्राफ ऐसा होता तो ये इंक्रीज इन स्पीड और ये डिक्रीज इन स्पीड। ठीक है, जल्दी से इन बातों पे ध्यान दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन सभी ग्राफ में से मैं डिस्टेंस की जगह लगा दूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ वही रखो, तो मुझे क्या चीज मिलेगी, जरा ध्यान देना। यहां पर मेरे पास ग्राफ जो आएंगे, एक दो, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो रेस्ट ही रहेगा। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये डिक्रीज इन वेलोसिटी, और ये आपका नॉट पॉसिबल। मैंने कुछ ग्राफ करा दिए जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी क्वेश्चन करने के। इस पेज को नोट करो, इसके ऊपर लिख लो टॉपिक स्पीड के ग्राफ। ठीक है, अब इस पेज को नोट करो, इसके ऊपर टॉपिक लिख लो वेलोसिटी के ग्राफ। अब इधर आ जाओ। देखो बेटा, यहां कह रहा है एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है वो क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम अभी मैंने तुम्हें बताया था होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वो कह रहा है उसकी यूनिट क्या होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। अगला, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। अगला, फोर कार ए बी सी डी, चार गाड़ियां हैं ए बी सी डी, मूव करती है एक लेवल रोड पे, ठीक है। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये रहा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये स्लोप है आपके, जिसका स्लोप जितना ज्यादा ऊंचा होगा, जिसका स्लोप जितना ज्यादा इधर की तरफ जाता जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस की तरफ जाता जाएगा, उतनी उसकी स्पीड तेज होती जाएगी। तो अगर मैं पूछूं स्पीड किसकी सबसे ज्यादा है, तो बी की सबसे कम है, उससे ज्यादा ए की, उससे ज्यादा डी की, और उससे ज्यादा सी की। ये स्पीड है, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हुआ तो इधर जाते वक्त स्पीड बढ़ेगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो वेलोसिटी बढ़ती, यही वेलोसिटी टाइम होता तो एक्सेलरेशन बढ़ता। एक बात, कौन सी कार फास्ट है, क्या ए कार फास्ट है डी से, नहीं। क्या बी कार स्लो है, हाँ स्लोएस्ट है, ये बात तो ठीक है। क्या डी कार फास्ट है सी से, नहीं।
क्या सी कार स्लोएस्ट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोबारा समझ लो इस बात को। जब भी आप इस तरफ जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ तो आपका स्लोप बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मोशन? इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है? ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये क्या दिखा रहा है? इंक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड, और ये रेस्ट। चलो ग्राफ भी आ गए हमारे को। अब वो कहता है नीचे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 20 यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। दूसरा पार्ट, उसकी वेलोसिटी 20 है, बता दिया। तीसरा पार्ट, डिस्टेंस 15 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस जो हमारा होगा, वैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, 20 इंटू 15 यानी कि 300 मीटर। समझो इस बात को। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन बिलो फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय ओए। किस तरीके का मोशन है? स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो यहां पर स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। और यहां पर स्पीड कांस्टेंट है। ओ से लेके ए तक एक्सेलरेटेड, ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय ए बी? यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेटेड, ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक्सेलरेटेड, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इन बी सी, बी से लेके सी तक, ये होगा आपका डी एक्सेलरेटेड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अच्छा, अब यहां पर आपको एक्सेलरेशन कितना आया है, कितनी स्पीड हो गई उसकी, 6, कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? चेंज इन स्पीड 6 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज। दूसरा, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। रिटार्डेशन हुआ बी से लेके सी तक। चलिए लगाते हैं इसके लिए रिटार्डेशन। ये है आपका 10 से लेके 16 तक, 10 से लेके 16 तक 4 सेकेंड। और कहां से स्टार्ट हुआ था? 6 से। तो और फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। तो ये हुआ माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ए टू बी। कितना डिस्टेंस चला वो ए टू बी? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई में 6, 6 मल्टीप्लाई में 6, 36। जरा ध्यान दो, यहां 4 से लेके 10 तक चला मतलब 6 हो गया, यहां 0 से लेके 6 तक चला 6 हो गया, और इसका एरिया कितना आया? 6 मल्टीप्लाई में 6, 36 मीटर। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 36 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, बड़े क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है या केस स्टडी के तौर पे आ सकता है। 3 इक्वेशन मोशन की। इस पार्ट से अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक है बेटा, हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली आपकी? हमने आपके ग्राफ कवर कर लिए, हमने आपके सारी फिजिकल क्वांटिटीज कवर कर ली, हमने मोशन रेस्ट बेसिक बातें कवर कर ली, और जितने उनके पॉसिबल क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लगाएंगे जो इसी पार्ट की, इसी वन शॉट का सेकंड पार्ट है, उसमें हम लगाएंगे आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए राधे राधे, खाली नहीं बैठना, पढ़ते रहो।